अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेड प्रिज्म। हम जनरल पैथोलॉजी में मिसलिनियस टॉपिक्स कर रहे हैं। उसमें आज हमारा जो है वो फोर्थ टॉपिक होगा डायरिया। स्टार्ट करते हैं। डायरिया बेसिकली क्या होता है? अ डिक्रीज इन स्टूल कंसिस्टेंसी, यानी कि कोई लिक्विड स्टूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो वो डायरिया है। इंक्रीज इन स्टूल फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 डे में जो है वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो है वो स्टूल पास करना पड़ रहा है। ग्लोबल हेल्थ इफेक्ट में क्या होगा कि इसका एक ये मेजर कॉज होती है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के, स्पेशली अंडर 5 चिल्ड्रंस में। मेजर कॉज इसका ये होता है कि माल न्यूट्रिशन हो गया, जो भी फूड जो इंटेक की जा रही है उसमें प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है या डेवलपमेंटल डिलेज आ रहे हैं। की सिम्टम कॉम्प्लेक्स, यानी कि वाटरी स्टूल होगा, अर्जेंसी होगी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, ब्लाउटिंग, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सारे जो हैं ये इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि 4 कोर पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली मेनली जो है वो डायरिया की 4 टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं और ये नॉर्मल सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में जो है वो इम्बैलेंस होता है। तो इसकी टाइप्स जो होती हैं वो सबसे पहले एक होती है ऑस्मोटिक डायरिया, सेक्रेटरी डायरिया, थर्ड नंबर पे इन्फ्लेमेटरी डायरिया और फोर्थ नंबर पे डीरेंज्ड मोटिलिटी डायरिया। ये जो है ये हम नेक्स्ट डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले जो है वो हमें एक अपनी बॉडी में जो इंटेस्टाइन का नॉर्मल काम होता है हमें वो पता होना चाहिए। एक नॉर्मल उसका काम क्या होता है कि उसने सेक्रीशन करनी है और जब वो फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर की सेक्रीशन करता है बॉडी में तो वो हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। बट डायरिया के केस में क्या होगा कि वो जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा। पहले इंटेस्टाइन जो है पहले वो सेक्रीशंस को रिलीज़ करता है, देन जो है वो उन सेक्रीशंस को एब्जॉर्ब भी करता है। वॉस्ट मेजॉरिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो बैक अब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन उसके साथ जो है वो न्यूट्रिएंट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी एब्जॉर्ब होती हैं और पीछे जो है एक सेमी सॉलिड स्टूल बच जाता है। लेकिन डायरिया के केस में गट जो है वो फेल हो जाती है, एब्जॉर्ब बैक नहीं कर पाती फ्लूइड को, जिसकी वजह से जो है वो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है और स्टूल जो है वो लिक्विड स्टूल में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट जो है वो हम इन मैकेनिज़म्स को, इन टाइप्स को जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है ऑस्मोटिक डायरिया। ऑस्मोटिक डायरिया बेसिकली इसमें जो मेन बात होती है वो ये होती है कि एब्जॉर्बेंसी नहीं हो रही उसकी, कि जो फ्लूइड पहले इंटेस्टाइन ने सिक्रीट किया है अब वो फेल हो गया कि वो उस फ्लूइड को जो है वो बैक एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट इसमें ये है कि यानी कि एक्टिव सल्यूट्स जो होते हैं वो वाटर को जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं इनटू द गट। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मतलब ये जो है सल्यूट ड्रैग हो रहा है, कि कोई अगर आप कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो उसको जो है इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। ये होता है ऑस्मोटिक डायरिया, यानी कि इसमें वाटर का ज़्यादा रोल होता है। नेक्स्ट आ जाता है इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि ये अगर आप फास्टिंग करेंगे तो ये ऑस्मोटिक डायरिया जो है वो स्टॉप भी हो सकता है। आप खाना पीना छोड़ दें कुछ टाइम के लिए तो डायरिया, ऑस्मोटिक डायरिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें ऑस्मोटिक गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है स्टूल में। कॉमन कॉज क्या होगी इसकी? लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है मिल्क में हमारी बॉडी में जो है वो लैक्टेज एंजाइम नहीं होता, तो लैक्टोज जो है वो उसको एब्जॉर्ब करना जो है वो बॉडी के लिए मुश्किल काम होता है। लैक्सेटिव्स, मैग्नीशियम की वजह से जो है वो भी ऑस्मोटिक डायरिया हो सकता है। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स, यानी कि माल एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही चीज़ें, सेम वही बातें आ जाती हैं कि इसमें मेनली के जो वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे और जो सोल्यूट्स होंगे वो फिर वाटर को जो है गट में ड्रैग करेंगे। सेकंड नंबर पे आ जाता है सेक्रेटरी डायरिया। इसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन की सेल लाइनिंग्स होती हैं वो एक्टिवली स्टिमुलेट हो जाती है और वो मैसिव अमाउंट में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है वो सिक्रीट कर रही होती है। इसमें क्या है कि इसमें सिक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। सिक्रीशन जो है वो ओवरवेलम कर रही है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी को। इसमें एब्जॉर्प्शन मैकेनिज़म्स ओवरवेलम हो जाते हैं। परसिस्ट रहता है इवन विद फास्टिंग। अगर आप फास्टिंग भी करेंगे तो फिर भी सेक्रेटरी डायरिया जो है वो परसिस्ट रहता है। इसमें लार्ज स्टूल वॉल्यूम होता है और स्टूल ऑस्मोटिक गैप जो है वो डिक्रीज़ होता है। इसके एग्जांपल में हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक पाइप है और वो लीक आउट हो रहा है, कंसिस्टेंटली वो लीक आउट हो रहा है और उससे वाटर जो है वो पंप आउट हो रहा है। सेम इसी तरह सेक्रेटरी डायरिया में होता है। और इसमें जो है वो इसकी कॉजेज़ ये हो सकती हैं कि बैक्टीरियल टॉक्सिन्स वगैरह हो जाएंगे, जिनमें सम बैक्टीरिया के जो है वो नाम दिए गए हैं, फेब्रियो कोलोराई, ई कोलाई और वी आई पोमा वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड ट्यूमर। इसकी वजह से भी जो है वो
सिक्रीटेड डायरिया हो सकता है। इसमें क्या होता है कि ये वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स जो हैं सिक्रीट करता है ट्यूमर, और वो फिर जो है सिक्रीशन को और ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की। बाइल एसिड माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। माल एब्जॉर्प्शन है कि इसमें मेनली ये होता है कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद जो है बाइल एसिड जो है वो कोलान में स्पिल आउट होना शुरू हो जाता है। वो एक्ट करता है एज ए सिक्रीटोगोगस, यानी कि वो भी सिक्रीशन को जो है वो इन्हेंस करता है। ऑस्मोटिक डायरिया में क्या था कि जो चीज़ जो भी जो है वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहे, एब्जॉर्ब बैक नहीं हो पा रहा उनका। और सिक्रीटेड डायरिया में क्या है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो लार्ज अमाउंट में, उनका लार्ज वॉल्यूम में सिक्रीशन उनकी हो रही है, तो ये सिक्रीटेड डायरिया। थर्ड नंबर पे आ जाता है इन्फ्लेमेटरी और एक्सुडेटिव डायरिया। इसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है उनमें मसला आ रहा है, वो जो है वो बहुत ज़्यादा सीरम, प्रोटीन्स, म्यूकस वगैरह सारी उन चीज़ों को जो है वो आउटपोर कर रही है उनकी जो है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कि कोई इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म आया और उसने जो है वो लाइनिंग को, म्यूकोजल लाइनिंग को जो है वो डैमेज पहुंचा दिया। कोई ऑटोइम्यून प्रोसेस भी हो सकता है, लाइक अपनी ही बॉडी के कुछ मैकेनिज़म्स होते हैं जो वो अपनी ही बॉडी के सेल्स के खिलाफ एक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है म्यूकोजल लाइनिंग को डैमेज पहुंचता है। इसकी कॉजेज़, इसमें इन्फ्लेमेशन क्या होगा कि वो गट में जो है वो फ्लूइड उसको लीक आउट करना शुरू कर देगी, ब्लड, प्रोटीन और पस वगैरह को, सबको ह्यूमन में। देन आ जाता है कि ये इसकी जो की करेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा कि स्टूल में जो है वह ब्लड और पस नज़र आती है। पेनफुल स्ट्रेनिंग होती है। फीवर और एब्डोमिनल पेन जो है वो इसकी कॉमन कॉजेज़ होती है, कॉमन जो है वो सिम्टम्स होती हैं। कॉमन कॉजेज़ में क्या आ जाता है, इन्वेसिव बैक्टीरिया जिसमें शिगेला, साल्मोनेला, कैम्पेलोबैक्टर या फिर कैम्पेलोबैक्टर डिफिसाइल के सारी जो हैं वो इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी डायरिया को कॉज करवा रहे होते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ भी हो सकती है, अल्सरेटिव कोलियाइटिस भी हो सकता है, क्रॉन डिजीज़ भी हो सकती है, यानी कि इन सारी डिजीज़ की वजह से भी जो है वो डायरिया होता है। यानी कि क्रॉन डिजीज़ में या इम्यून सिस्टम ही अटैक कर रहा था, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है, इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें जो है इंटेस्टिनल लाइनिंग जो है उसमें डैमेज आ रहा है। सेक्रेटरी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा सेक्रेट हो रहे हैं, ऑस्मोटिक में वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे, एब्जॉर्ब बैक नहीं हो पा रहे, और इन्फ्लेमेटरी में इंटेस्टिनल लाइनिंग को डैमेज पहुंच रहा है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है डीरेंज्ड मोटिलिटी डायरिया। इसमें क्या होता है कि जो यानी कि चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा फास्टली मूव कर रही हैं, यानी कि इसमें आप ये कह लें कि पेरिस्टॉलिसिस जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। पेरिस्टॉलिसिस यानी कि वो मैकेनिज़्म जिसके थ्रू फूड जो है वो गट में मूव करती है, स्टमक से इंटेस्टाइन्स में। तो ये जो पेरिस्टॉलिसिस है यही इसी में डिस्ट्रप्शन आ रही है। फूड जो है वो इतनी तेज़ी से मूव कर रही है, इतनी फास्ट मूव कर रही है कि उसको इतना टाइम नहीं मिल रहा कि वो एब्जॉर्ब हो पाए, नॉट इनफ कॉन्टैक्ट टाइम। तो इसमें क्या होगा कि ये फ्लूइड एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी और जो है ये फिर मोटिलिटी डायरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉजी मैकेनिज़्म में वही सेम बात के रिड्यूस कॉन्टैक्ट टाइम है एब्जॉर्प्टिव सर्विस के साथ, और फिर जो है उसकी वजह से डायरिया हो रहा है। स्टेसिस एंड बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ की वजह से भी जो है वो जो है मोटिलिटी डायरिया होता है। कॉजेज़ में इसमें यही कि इरेटिबल बाउल सिंड्रोम डिजीज़ हो जाएगी, उसमें आ जाएगा इरेटिबल बाउल सिंड्रोम डायरिया। उसके बाद पोस्ट वेगोटोमी की वजह से भी, यानी कि स्टमक की सर्जरी के बाद भी जो है फूड जो है वो क्विकली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करती है, इसकी वजह से भी डीरेंज्ड मोटिलिटी डायरिया हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में भी जो है थायराइड जो ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो जाता है और वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को जो है वो स्पीड अप कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है कि डायरिया के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। इफ़ेक्ट यानी कि फ़ीवर की वजह से भी, डायरिया की वजह से फ़ीवर हो सकता है, सर में दर्द हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, स्टमक में पेन हो सकती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन भी जो है वो इसके नतीजे में होगी। एनल इरिटेशन होती है, लूज स्टूल्स आते हैं, चिल्स, ये सारी जो है ये इसकी साइन एंड सिम्टम्स में आ जाता है कि किस तरह से बॉडी जो है वो किस तरह से डायरिया जो है वो बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है कि इटियोलॉजिकल एजेंट्स कौन कौन से हैं। इन्फेक्शियस डायरिया के केस में इसमें जो है ये सारे नाम जो हैं ये याद करने वाले हैं, यानी कि टॉक्सिजन ऑफ विब्रियो कोलेराई, इसकी वजह से डायरिया होता है। उसके बाद शिगेला की वजह से, साल्मोनेला की वजह से,
ये सारी चीज़ें, ये सारे नाम जो हैं वो आपको याद होने चाहिए कि इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसमें रोटा वायरस आ जाएगा, नोरो वायरस आ जाएगा। तो ये क्या क्या कॉज करवा सकते हैं, ये भी आपको जो है वो याद होना चाहिए। यानी कि ये आप कह लें कि ये जो है वो मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ जाता है लैब डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, या स्टूल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि एक इंसान को डायरिया। सबसे पहले उसकी हिस्ट्री देखी जाती है कि ऑनसेट क्या है उसकी, जो है वो उसकी ड्यूरेशन क्या है, एक्यूट है या क्रॉनिक है। ट्रैवल की वजह से डायरिया हो सकता है, कॉन्टैक्ट्स की वजह से, और मेडिकेशंस की वजह से भी, कि एंटीबायोटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो डायरिया हो सकता है। इसमें अपीयरेंस भी आ जाती है कि मतलब किस तरह की जो है वो स्टूल के अपीयरेंस है, वाटरी है या ब्लडी है। उसके अलावा सम ट्रिगर्स लाइक सेम ट्रैवल की वजह से, एंटीबायोटिक्स की वजह से, कुछ फूड जो होती हैं उनकी वजह से भी जो है वो डायरिया कॉज होता है। इसमें एसोसिएटेड सिम्टम्स भी देखी जाती हैं कि फ़ीवर, वेट लॉस, पेन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें देखी जाती हैं, और ये एक हिस्ट्री हो जाती है इसको डायग्नोज करने के लिए। इनिशियल स्टूल वर्कअप मैक्रोस्कोपिक में हम यानी कि मैक्रोस्कोपिकली हम देख सकते हैं कि उसमें ब्लड आ रहा है, कंसिस्टेंसी है या म्यूकस पस आ रही है, ये सारी चीज़ें। और माइक्रोस्कोपिक में हम फीकल ल्यूकोसाइट्स देखते हैं, पैरासाइट्स देखते हैं स्टूल में। स्टूल टेस्ट भी होते हैं, यानी कि फीकल ल्यूकोसाइट्स में हम जो है वो WBCs देखते हैं स्टूल में, जो कि फिर सुजेस्ट करता है कि इसमें इन्फ्लेमेशन है। कल्चर करा सकते हैं बैक्टीरिया को ग्रो करा के, और फिर बैक्टीरियल पैथोजेंस के लिए ब्लड टेस्ट हो सकते हैं इसके, डिहाइड्रेशन को चेक करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को चेक करने के लिए, और इन्फ्लेमेशन को भी चेक किया जा सकता है, एनीमिया वगैरह। एडवांस टेस्ट में आ जाता है क्रॉनिक कॉजेज़ के लिए बेसिकली एडवांस टेस्ट किए जाते हैं। क्रोनोस्कोपी आ जाएगा, उसमें बायोप्सीज की जाती हैं, इमेजिंग स्टडीज़ आ जाएंगी, फीकल कॉल प्रोटेक्टन आ जाएगा, लैक्टोफेरिन आ जाएगा, ये इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन के लिए। या फिर इरेटेबल बाउल सिंड्रोम को जो है वो इरेटेबल बाउल डायरिया से डिस्टिंग्विश करने के लिए भी जो है ये फीकल कॉल प्रोटेक्टन किया जाता है। उसके बाद आ जाता है ऑस्मोटिक गैप चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को टेस्ट कर सकते हैं, और इसमें ये भी है कि ब्रीड टेस्ट कर सकते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए। और ये सारे जो हैं टेस्ट एडवांस टेस्ट हों, कल्चर हो या कोई इनिशियल स्टूल टेस्ट हो, स्टूल वर्कअप, ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं डायग्नोसिस में, स्टूल एनालिसिस में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि इसकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन क्या है। एक्यूट डायरिया भी हो सकता है और क्रॉनिक डायरिया भी हो सकता है। एक्यूट डायरिया में क्या होगा कि इसमें मोस्ट कॉमन कॉज होती है इन्फेक्शियस एजेंट्स, वायरल एजेंट्स हो सकते हैं। वायरल एजेंट्स का जो है वो ज़्यादा रोल होता है। इसकी ड्यूरेशन लेस देन 14 डेज होती है। फोकस यानी कि सपोर्टिव केयर पे, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट स्वेयर पैथोजेंस। वायरस में जो है ये इसमें नोरो वायरस आ सकता है, रोटा वायरस आ सकता है। यानी कि ये क्या होगा, इसमें हम रोटा वायरस बेसिकली जो है वो बच्चों में देखा जाता है, इन्फेंट्स में। और नोरो वायरस के केस में जो है वोमिटिंग हो सकती है, वाटरी डायरिया हो सकता है। बैक्टीरियल एजेंट्स के केस में इकोलाई हो सकता है, वो जो हम पीछे सारे डिस्कस करके आए हैं, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, कैम्पेलोबैक्टर, साल्मोनेला, सारे जो हैं ये इसको एसोसिएटेड होते हैं डायरिया के साथ। नेक्स्ट आ जाता है क्रॉनिक डायरिया। क्रॉनिक डायरिया की ड्यूरेशन जो है वो 4 वीक्स से ज़्यादा होती है। ये एक सिस्टेमिक वर्कअप इसके लिए रिक्वायर होता है ताकि जो है अंडरलाइन काज को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए। मेजर कैटेगरीज में इसके ऑस्मोटिक आ जाता है, लाइक हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। ऑस्मोटिक डायरिया में लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है, लेक्सेटिव अब्यूज़ हो सकता है, सेक्रेटरी भी डायरिया हो सकता है उस केस में, इन्फ्लेमेटरी भी हो सकता है, माल एब्जॉर्प्टिव भी हो सकता है, यानी कि क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। फंक्शनल में भी इरेटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो, ये सारे जो हैं ये क्रॉनिक डायरिया में आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायरिया क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले आता है कि डिहाइड्रेशन। स्टूल में लिक्विड पास हो जा रहा है, माइल्ड टू सीवियर जो है वो फिर डिहाइड्रेशन हो सकती है, और इसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक भी जो है वो इंसान को हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, हाइपोकलीमिया, पोटाशियम जो है वो बहुत कम हो रहा है, मसल वीकनेस उसकी वजह से होगी, इलियस और कार्डियक अरिथमियास जो हैं लो पोटाशियम की वजह से। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है ड्यू टू लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट। उसके अलावा जो है वो रीनल फेलियर हो सकता है प्रोलॉन्ग्ड हाइपोवोलीमिया की वजह से। सीवियर टू जो डिहाइड्रेशन हो सकती है, इसमें शॉक हो सकता है। माल न्यूट्रिशन या ग्रोथ फिल्टरिंग में क्या होगा क्रॉनिक डायरिया के केस में,
इसमें क्या न्यूट्रिएंट्स जो है वो फ्लश्ड आउट हो जा रहे हैं, एब्जॉर्बेंस नहीं हो रही किसी भी चीज़ की सही तरह से। पोस्ट इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशंस में क्या है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आ जाता है, इसमें इरेक्टिव आर्थराइटिस आ सकता है। सेम वही सारे बैक्टीरिया जो हैं ये जो हैं वो कॉज करवा देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि किस तरह से जो है वो डायरिया को मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले डिहाइड्रेशन को जो है वो रिहाइड्रेशन के थ्रू जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। इसमें ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस यूज़ किए जा सकते हैं जो कि ग्लूकोज बेस्ड होते हैं, और वो फिर ऑप्टिमल वाटर और सोडियम की एब्जॉर्प्शन को जो है वो इन्हेंस करते हैं। नेक्स्ट इंट्रावीनस फ्लूइड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं वॉमिटिंग और शॉक के केस में, सीवियर डिहाइड्रेशन के केस में। डाइट्री में जो है वो फीडिंग स्पेशली चिल्ड्रंस में कंटिन्यू की जाती है। ब्रॉड डाइट यानी कि बनानास, राइस, एप्पली सॉस, टोस्ट, ये सारे जो हैं ये कहने को हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये आउटडेटेड है। हमें एक बैलेंस जो है वो डाइट यूज़ करनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट डाइट प्रेफर की जाती है। उसमें जो है वो मिनरल्स और विटामिन्स जो हैं वो आपको एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट में रिक्वायर है। फार्माकोथेरेपी यानी कि ये डिफरेंट एंटीमोटेलिटी एजेंट्स, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। फॉर स्लाइड्स